एक चीज इस इलेक्शन में जो हुई है, 2 फेज के इलेक्शन के बाद अब जब प्रचार चल रहा है, आप भी गौर कर रहे होंगे, अपना अपना मैनिफेस्टो सब भूल गए। भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो जिस दिन लॉन्च हुआ था, हमने बड़ी लंबी चर्चा उस दिन की और सब लोगों की राय यह थी कि बीजेपी का मैनिफेस्टो एक प्रोग्रेसिव मैनिफेस्टो है, उसके अंदर कोई ऐसे इमोशनल मुद्दे नहीं थे। वो बात क्या कर रहे हैं कि हम आएंगे, हम जीते अगर तो हमने इतनी सड़क बना दी, इतनी सड़क और बनाएंगे, इतना हमने पाइप बिछा दी है पानी की, इतना हम घरों में और कनेक्शन दे देंगे, हम आपके घर के ऊपर सोलर पैनल लगा देंगे, आपको बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा, आप बिजली बनाएंगे, आप बिजली बेचेंगे और कमाएंगे। उसमें ये वादे थे। तो आप कह सकते हैं कि भाई एक वोटर के लिए उसमें कोई वैसा उत्साह भरने वाली कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन यही होते हैं असली काम जो उसमें बताए गए थे। राहुल गांधी का मैनिफेस्टो, उसमें बहुत बड़े बड़े वादे थे। हम हर महिला को, गरीब महिला को 1 लाख रुपया साल का दे देंगे, एक झटके में गरीबी खत्म कर देंगे, हर बेरोजगार नौजवान को खटाखट खत्म, हर नौजवान को भी हम 1 लाख रुपया देंगे, साथ में उसको अप्रेंटिसशिप देंगे, उसको कौशल देंगे ताकि वो नौकरी कर सके, व्यवसाय कर सके, हम अग्निवीर योजना हटा देंगे। तो ये वैसे मुद्दे थे जो लोग सीधे सीधे इसको ग्रहण कर सकते थे। अब क्या होगा तो आगे देखा जाएगा, लेकिन राहुल गांधी भी वो भूल गए। राहुल गांधी क्या बोलते हैं, ये देखिए, ये भारत का संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया था, इसको खत्म करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। कहीं लिखा है भाजपा खत्म करने वाली है, लेकिन वो मुद्दा बना दिया उन्होंने। भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है, ये देखिए, ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लिखा है कि हम एक आर्थिक सर्वे कराएंगे और आपकी संपत्ति छीन लेंगे। और राहुल गांधी ने बात उठा ली। बताइए, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आपकी 2 भैंस में से 1 भैंस ले लेंगे, आपकी 2 प्लॉट में से 1 प्लॉट ले लेंगे। कहाँ हमने लिखा है? ऐसी भाजपा उनसे पूछ रही हुई, कहाँ हमने कहा है हम आरक्षण खत्म कर देंगे? लेकिन मुद्दा बना दिया गया आरक्षण को ही। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुलकर ये कहने लगे हैं कि मैं जब तक जिंदा हूं, कांग्रेस पार्टी आपका आरक्षण नहीं छीन पाएगी और मुसलमानों को वो देना चाहती है, मैं देने नहीं दूंगा। राहुल गांधी उल्टा कह रहे हैं कि मैं जब तक हूं तब तक आरक्षण आपका खत्म नहीं कर पाएंगे। प्रधानमंत्री ने 3 गारंटी मांगी कांग्रेस से, राहुल गांधी से, और कहा लिख करके दे कांग्रेस से, तब लोग एतबार करेंगे। सुनिए जरा प्रधानमंत्री कांग्रेस से क्या मांग कर रहे हैं। मेरी 3 चुनौतियां हैं कांग्रेस और कांग्रेस के पूरे इकोसिस्टम को। पहली चुनौती, कांग्रेस और उनके चट्टे बट्टे देश को लिखित में गारंटी दें कि वो संविधान बदलकर धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण नहीं देंगी, देश को बांटने का काम नहीं करेगी। मेरी दूसरी चुनौती है, कांग्रेस देश को लिखित में दे कि वो एसटी, एससी, ओबीसी को मिलने वाले आरक्षण में सेंधमारी नहीं करेगी, उनका अधिकार नहीं छीनेगी, डाका नहीं डालेगी। मेरी तीसरी चुनौती है, कांग्रेस देश को लिखित में गारंटी दे कि जिन जिन राज्यों में कांग्रेस की और उसके साथियों की सरकार है, वो कभी भी वोट बैंक की गंदी राजनीति नहीं करेंगे, वो बैकडोर से ओबीसी का कोटा काटकर मुसलमानों को आरक्षण नहीं देंगी। ये मेरी 3 चुनौतियां हैं। शाहजादे, हिम्मत हो तो आ जाओ। ऐसे स्टाइल आपने सुना, शहजादे हिम्मत है तो यहाँ का, हमारे यहाँ उनका कटआउट लगा भी हुआ है शहजादे जी का। मतलब आप यहाँ तो आमने सामने हैं बिल्कुल, मोदी जी इधर और इधर। तो अब लेकिन हम बात करना ही चाहते हैं, प्रचार कहाँ चला गया सर, मुद्दे कहाँ पहुंच गए? मुझे लगता है कि दोनों तरफ से, और चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी, कहीं ना कहीं हम लोग पटरी से उतर गए हैं, दोनों पटरी से उतरे हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी को एक बार सफाई दे दी को अपने आप में काफी था कि आरक्षण नहीं है, खत्म है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने काम क्या किया है, राम मंदिर की स्थापना,
एक ऐसा मुद्दा था जिसे कोई सोच भी नहीं सकता था कि हम अपने जिंदा रहते अपनी आंखों के सामने राम मंदिर को खड़ा होते हुए देखेंगे। एक विदेशी आक्रांता ने हमारे मंदिरों को तोड़ा था, ध्वस्त किया था। आप देखिए काशी का पुनरुद्धार, अयोध्या का नया मंदिर, 4.5 लाख कश्मीरियों को यह कह करके भगाया गया था कि तुम अपनी पत्नियां और बेटियां छोड़ दो और तुम कश्मीरी अलग यहां से बढ़ेगा, पाकिस्तान से हमारा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐसे जहां नारे गूंजते थे कश्मीर में, वो कश्मीर शांत कर दिया। जो नक्सलिज्म था, आज जाकर के 32 कुछ ऐसे जगह हैं जहां पर हैं, बाकी सारे जगह से एक समय 240 ऐसे जगह थे, हॉट सेंटर थे जहां पर नक्सलिज्म काम कर रहा तो था, बात ही नहीं हो रही। सो खत्म हो गया। इतना आप यदि आप एविएशन इंडस्ट्री में आप देखिए, जीएसटी कलेक्शन आप देखिए, लोग कह रहे हैं ना कि गरीब कुछ ही लोगों तक सीमित है, ये जीएसटी कलेक्शन क्या कुछ ही लोगों तक सीमित है? अपने मुद्दे छोड़ करके जब दूसरों के आप मुद्दे पकड़ते हैं तो गलत ट्रैक पर आप चले जाते हैं। मैं बार बार ये अक्सर कहता हूं और ये आप आजमा करके देख लीजिए, ये मैं एक सोशल साइंटिस्ट के नाते से बोल रहा हूं। जो पार्टी एजेंडा सेट करती है वो चुनाव जीतती है, जो पार्टी एजेंडे पर रिएक्ट करती है वो चुनाव हार जाती है। बीजेपी रिएक्ट कर रही है, आप कह रहे मुझे हैं। ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को अपनी विकेट पर लड़ाई लड़नी चाहिए और वो हिंदुत्व का विकेट था जो शुरू से उसको रहना चाहिए था। और अभी भी मुझे लगता है आरक्षण पर सबको एक बार, छोटे नेता वो एक बार प्रधानमंत्री ने बोल दिया ना, काफी है, बोल दिया ना, काफी है। अब जो है इसमें कुछ क्रेडिट कांग्रेस को भी दीजिए ना, उन्होंने इसको मुद्दा बना दिया, आरक्षण हटा देंगे ये वो लोग। इतने हल्के मुद्दे थे जिस पर बात करने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। सर, अगर ये बात देश में पहुंच गई बार बार देखिए है क्या, इसलिए हल्के हैं क्योंकि वो बार बार दिखा करके यदि झूठ बोलना शुरू करें। मैंने आपसे कहा ना कि वो जनता को बरगलाना चाह रहे हैं और बरगलाने पर हम क्या कर रहे हैं कि हम खुद रिएक्ट कर रहे हैं उस मुद्दे पे। तो हो क्या रहा है कि यही मुद्दे जो हैं, भारतीय जनता पार्टी ने अपना क्या किया है वो नहीं कह पा रही। मैं सहमत हूं आपसे इतना, तो अब देखिए आरक्षण के अलावा कोई बात ही नहीं होती रैलियों के अंदर। प्रधानमंत्री भी ये कह रहे हैं मैं मुसलमानों को तुम्हारा आरक्षण नहीं देने दूंगा। जातीय विमर्श और आरक्षण, ये दो मुद्दे यदि केंद्र में आ जाते हैं तो गड़बड़ है। ये जातीय विमर्श और आरक्षण के मुद्दे बिल्कुल ही नहीं होने चाहिए। आप कह रहे थे ना डेवलपमेंट पर बात करने के लिए, डेवलपमेंट पे बात होनी चाहिए थी। ठीक है, राम मंदिर पर हम बात करेंगे। नहीं, मैं कह रहा हूं कुछ तो ऐसा हुआ होगा ना कि बीजेपी को आपने कहा कि कांग्रेस के ट्रैक पर जाना पड़ा, तो कोई वजह होगी उसकी। समीर जी देखिए, निश्चित रूप से उसमें कोई दो राय नहीं। मुझे लगता है कि यह चुनाव एक ऐसा तीर होता है, भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को जानते हैं कि 5 साल में एक बार एक कमान पे चलता है और फिर निकलता है, 5 साल बाद लौट कर आता है। भारतीय जनता पार्टी कोई भी ऐसा मौका विपक्ष को देना नहीं चाहती जिसके आधार पर वो कोई भ्रम की स्थिति उत्पन्न करके जनता को गुमराह करके किसी जाति विशेष के बीच कोई संदेश देकर वोट बैंक लेके जा सके। भारतीय जनता पार्टी इस बात को जानती है, प्रधानमंत्री मोदी भी इस बात को समझ रहे हैं कि जाति एक बहुत संवेदनशील चीज है और हिंदुस्तान की राजनीति से जाति कभी जाती नहीं है, वो हमेशा उपस्थित रहती है। आप कितने भी विकास की बात कर लो, कितना भी डेवलपमेंट की बात कर लो, जहां जाति की बात आती है एक बड़ा वर्ग होता है जो पहले अपनी जाति को देखता है। बीजेपी की मजबूरी है, मोदी जी की मजबूरी है कि उनको रिएक्ट करना पड़ रहा है आरक्षण के मुद्दे पर, जाति के मुद्दे पर। क्यों करना पड़ेगा ना आपको? अगर कोई विपक्ष जाति के आधार पर चुनाव लड़ना चाह रहा है और वो जाति को सेंटर फिगर में लेके आ रहा है, वो जाति के आधार पर वोट मांगना चाह रहा है, वो ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी अगर सत्ता में तीसरी बार आएंगे तो आपका आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान को बदल देंगे, तो ये प्रधानमंत्री की ड्यूटी है बताने की ना। नहीं, प्रधानमंत्री ने एक बार किया, झूठ है तो बात खत्म हो जानी चाहिए। क्यों आप उसी पर क्यों अटक गए सब लोग? नहीं, लेकिन अगर बार बार जमीन के स्तर पर जाएगा, अगर इसका 4-5% जमीन के बीच में मैसेज चला जाता है और 5% वोट बैंक भी अगर उसको सच मानकर कांग्रेस की बात की जो भ्रम फैला रही है उसको सही मानकर वोट बैंक में शिफ्ट हो जाता है। लगता है जमीन पर जा रही थी बात? ये बिल्कुल निश्चित रूप से जमीन स्तर पर इस बात को जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यही कारण रहा कि बार बार सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं बोल रहे हैं, आज सारे प्रदेश अध्यक्षों को संदेश गया है कि अपने अपने संगठन को बोलो कि जमीन स्तर पर ये मैसेज जाए। सारे बीजेपी के ओबीसी लीडर पत्रकार वार्ता ले रहे हैं, सारे बीजेपी के ओबीसी लीडर जमीन स्तर पर इस बात को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आरक्षण आपका सुरक्षित, बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। और देखिए बीजेपी मुख्यालय में देरी ले रहे हैं। आज बाबू रानी कमजोरी कही है या दूसरे की कामयाबी कही है? सौरभ, देखिए आपके दर्शकों की जानकारी के लिए बताना चाहती हूँ कि ये आरक्षण का इशू आया कहाँ से और इसका सबसे बड़ा जो ओरिजिनेटर है, किसका आइडिया किसका है? ये आइडिया है क्रिस्टोफ जेफरलो,
एक फ्रांस के बहुत बड़े विद्वान कहिए, जिन्होंने किताबें लिखी आरएसएस पे, हिंदुत्व पे, और भारत में कैसे हिंदुत्व ने, इनके कॉलम वॉलम आते रहते हैं अखबारों में। हाँ, और क्रिस्टोफ जेफरेलो जो है, इन्होंने पिछले 1 साल में कई कॉलम इंडियन एक्सप्रेस में लिखे और ये स्ट्रेटजी बनाई कि कांग्रेस एक ही तरीके से, ऑपोजिशन एक ही तरीके से ये चुनाव जीत सकता है 2024 का, अगर ये जाति पे बात करे, SC ST के। उन्होंने नंबर्स दिए कि कहाँ पे कितने लोग हैं और कैसे आप इस सारे को चेंज कर सकते हो, पब्लिक ओपिनियन कैसे चेंज कर सकते हो। तो ये उनके जो सलाहकार है कांग्रेस पार्टी के, क्रिस्टोफ जेफरेलो, उस सलाहकार का जो एक काउंसिल है उनमें आते हैं। और यही मैं समीर जी के साथ बिल्कुल एग्री करती हूँ कि ये बात नीचे सतर पे जब जाएगी बात कि आरक्षण जो है SC ST का ख़त्म कर देगी भाजपा, या ये बात कही जाएगी कि चूँकि बहुत टाइम से, इनफैक्ट बीजेपी, अगर आप विभाजन की भी बात करें, भारत का जब विभाजन हुआ तो हमारे यहाँ ये नहीं था कि मुसलमानों को कोई आरक्षण दिया जाएगा। इनफैक्ट इसी बात पे विभाजन हुआ कि ये नहीं होगा। इंडिया जो है बहुत प्लूरलिस्टिक प्रिंसिपल्स पे बना, वो कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स थे जिनको हमने नकारा और तभी पाकिस्तान जाके बना। अब जब अपोजिशन जो है वो मनमोहन सिंह की जो स्टेटमेंट है, और कांग्रेस पार्टी ने जब अपने मैनिफेस्टो में सबसे मतलब आग लगाने वाली बातें लिखी आरक्षण के बारे में, कि वो एक तो इनकम जो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन है वो इसको सारी जो जितनी भी लोगों की संपत्ति है उसको बांट देंगे, किन में बांटेंगे, किसको देंगे। और जब बार बार ये बात आती है कि मुसलमानों को पहला हक है रिसोर्स पे, या मुसलमानों को हक है, उतना ही हक है आरक्षण पे जितना SC ST पे, तो इसमें बीजेपी मजबूर हो जाती है। आप कह रही हैं जायज है ये आर्गुमेंट प्रधानमंत्री का, जब वो कहते हैं कि ये मुसलमानों को देना चाहते हैं आपका हक? बिल्कुल, मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी का जो फोकस है वो उन्होंने मैनिफेस्टो को, कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे बात कर रहे हैं, वो कि मैनिफेस्टो में क्या लिखा है। नहीं, लेकिन जो रागी जी कह रहे हैं वो, आपने कांग्रेस का मैनिफेस्टो इतना पॉपुलर कर दिया। आज अशोक गहलोत का मैं बयान सुन रहा था, उन्होंने कहा इतने लाखों लोग जो है डाउनलोड कर रहे हैं कांग्रेस का मैनिफेस्टो। हाँ। बीजेपी ने बात ही कांग्रेस के मैनिफेस्टो की, अपना मैनिफेस्टो तो भूल ही गए। क्योंकि बीजेपी का जो मैनिफेस्टो है एक्चुअली बहुत प्रोग्रेसिव है, उसमें डेवलपमेंट की बातें हैं, उसमें आर्थिक व्यवस्था की बातें हैं, उसमें UCC की बात है। तो वो सारी बातें एक तरफ, जब दूसरी तरफ से डिवाइसिव एजेंडा लेके आए ऑपोजिशन, क्योंकि कांग्रेस रिप्रेजेंट कर रही है पूरे इंडिया अलायंस को, तो मुझे लगता है कि बीजेपी मजबूर हो जाती है। अच्छा, आप बताइए जरा, एजेंडा कौन सेट कर रहा है इस बार? राहुल गांधी सेट कर रहे हैं, बीजेपी रिएक्ट कर रही है क्या? नहीं, देखिए, कम से कम इस एक मुद्दे पर तो बीजेपी रिएक्ट कर रही है जो आरक्षण वाला मसला है। लेकिन कई बार हमेशा ऐसा नहीं होता है कि रिएक्शन आप करते हैं तो वो गलत होता है। ये लंबे समय से राहुल गांधी क्लास आइडेंटिफिकेशन से क्लास स्ट्रगल तक की एक कोशिश कर रहे हैं, और अभी जो आरती जी ने बताया वो बिल्कुल ठीक बात है। 19 के भी चुनाव में एक यूरोपियन जो PR गुरु है वो कांग्रेस पार्टी को सलाह दे रहा था। अब इस बार कौन कौन दे रहा है मुझे नहीं पता है, क्योंकि ऐसी चीज़ें बहुत दूसरे तरह से काम करती हैं। लेकिन ये तो सच है ना कि राहुल गांधी जिन चीज़ों की बात कर रहे हैं वो जॉर्ज सोरोस के एजेंडे से लेकर जो इंटरनेशनल एजेंडा है जो भारत को कमजोर करने की कोशिश करता है उधर ले ये आरोप है। ये नहीं, ये आरोप है। ना, एक मिनट। आरोप ये है कि उसमें कितना राहुल गांधी जुड़े हैं, लेकिन ये तथ्य है कि जॉर्ज सोरोस ने कहा, म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में कहा, और वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, दुनिया भर के लोग उसका इंतजार करते हैं, प्रतिवर्ष होती है। 2 वर्ष पहले की म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में जॉर्ज सोरोस ने कहा, भारत का नाम लिया, भारत के प्रधानमंत्री का नाम लिया, और कहा कि यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, ये गड़बड़ है, इसको हमें ठीक करना है, और $1 बिलियन उन्होंने प्लेज किया। अब जो राहुल गांधी कर रहे हैं वो जर्मनी में जाकर क्या कहते हैं, वो लंदन में जाकर क्या बोलते हैं, वो अमेरिका में जाकर क्या बोलते हैं, विश्वविद्यालयों में क्या कहते हैं, चाइना के किस मॉडल की तारीफ करते हैं और भारत को कैसे दिखाते हैं। तो ओवरऑल अगर कहें तो कोई सीधे थोड़ी नहीं कह सकता। हम में से कौन जानता है भैया ये बड़े लोग हैं, किससे मिलते हैं, अमेरिका गए, किससे मीटिंग किए, क्या किया, हम नहीं जानते। लेकिन जॉर्ज सोरोस के साथ के लोग जो एजेंडा पुश कर रहे होते हैं, जो कश्मीर पर एजेंडा पुश कर रहे होते हैं, अब देखिए कांग्रेस वो एजेंडा बंद कर चुकी है क्योंकि अब उसको लगा कि इससे कोई फ्रूट नहीं निकल के आने वाला है। लेकिन ये वाला जो क्लास आइडेंटिफिकेशन से क्लास स्ट्रगल, यानी वर्ग पहचान करके वर्ग संघर्ष ले जाना, जो माओइस्ट थियरी है, जो मार्क्सिस्ट थियरी,
उसकी तरफ ले गए। नरेंद्र मोदी को इस पर रिएक्ट करना ही था, क्योंकि जब ये बात लगातार बार बार कही जाती है, और जो केरोसिन छिड़का हुआ है, माचिस लगा देनी है, वो भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा में वही किया गया, ये तथ्य है। आपको याद होगा उन्होंने कहा था मैंने आतंकवादी को देखा, आतंकवादी ने मुझे देखा, वो भी याद होगा ना। फिर दिल्ली पुलिस ने पूछा भैया कौन सा आतंकवादी, फिर एक और वाला बयान भी राहुल गांधी का है कि मोदी जी ने केरोसिन छिड़क दिया है देश पर। फिर एक और उन्होंने कहा था कि भाई वो कौन सी महिलाएं मिली थी जिनके साथ बड़ा अत्याचार हुआ, दिल्ली पुलिस ने पूछा भैया बता दो कौन कौन है। कुल मिलाकर झूठ और अफवाह पर भारत के सोशल फैब्रिक को डैमेज कर। चलिए ठीक है, तो ठीक है, हम यहां नरेंद्र मोदी की रिएक्ट, लेकिन हाँ ये मैं भी मानता हूं कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को, चूंकि नरेंद्र मोदी की बात सबसे ज्यादा लोग सुनते हैं, उनके कहे के बाद वो चर्चा होती है, स्पाइरल इफेक्ट होता है, तो उनको चाहिए अपने वाले एजेंडे पर फिर से लौटे। और हालांकि ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी उस तरह से नहीं काम करती है जैसे हम लोग देखते हैं। इसी समय में द्रौपदी मुर्मू जी का राम मंदिर जाना ये कोई सामान्य घटनाक्रम नहीं है। कल हाँ, शाम कुछ देर के लिए राम मंदिर दोबारा चर्चा में आया था, नहीं, जब वो गई चर्चा वहां में पर। नहीं आया। कोई पिछड़ा, कोई दलित, कोई आदिवासी दिखता है क्या? नहीं ठीक है, जब हम यही बात, लेकिन जब यहीं पर हम लोग ये बात करते थे इस प्रोग्राम में कि राम मंदिर का इफेक्ट क्या जो है वो ढल गया थोड़ा, तो आप मानते नहीं इस बात को? नहीं, मैं नहीं मानता, मैं कभी नहीं मानता हूं। मैंने उस दिन भी आपको जोड़ के बताया था, बाद में तो चंपत जी ने उसको कहा कि 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग हैं। 1.5-2 करोड़ लोग राम जी के दर्शन के लिए जा चुके हैं। हम आप चाहे जो मैं दर्शनार्थियों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं आम लोग जो वोटर हैं उनके मन में अब वो उतना बड़ा मुद्दा रह गया क्या? आम ही लोग हैं, वो आम ही लोग। इस गर्मी में जो 2 घंटे लाइन में लगा हुआ है वो आम ही लोग हैं भाई। तो फिर और तो वो लौट के जाएंगे। फिर तो बीजेपी को और कोई फिक्र करनी नहीं चाहिए। राम मंदिर बन गया इतना बड़ा, भाई देश के अंदर इतनी बड़ी लहर थी उस वक्त। ऐसा नहीं होता कि दर्शन तो नहीं करो, होता है वोट ही दे के ना। आएगा आप आपको। किसी एक मुद्दे को अपना बड़ा मुद्दा मान सकते हैं, लेकिन दूसरा कोई अगर कुछ काटने की कोशिश कर रहा है तो उसका आप जवाब तो देंगे। अच्छा react चलिए, तो करना ठीक पड़ेगा। अच्छा, अब लेकिन राहुल गांधी अपने किए से तो जो भी नुकसान हो रहा, उनको कुछ हो रहा हो, पाकिस्तान के कहने से जरूर हो रहा है। अब भाई पाकिस्तान में मणिशंकर अय्यर भी एक बार गए थे और उन्होंने कहा था पहले इनको तो हटाओ, मोदी जी को, तो पाकिस्तानियों से वो कह रहे थे इनको हटाओ। अब पाकिस्तान में इमरान खान तो खुद जेल में, उनके मंत्री फवाद चौधरी गोल चेहरे वाले, उनका वो बहुत बोलते हैं। अब उन्होंने खुलकर राहुल गांधी की तारीफ कर दी कि राहुल गांधी इज ऑन फायर। इन दिनों इंडिया के इलेक्शन पर बोल रहे थे राहुल गांधी इज ऑन फायर। अब राहुल गांधी की फायर मोदी जी ने पकड़ ली और कहा कि भाई कांग्रेस मर रही है, रो पाकिस्तान क्यों रहा है, और ये कांग्रेस और पाकिस्तान का कनेक्शन क्या कहलाता है।